So, hello dear viewers, how are you? Hope all are well and enjoying. So, today I am here with a new video. So, let's start. Arun Joshi was an Indian writer. ठीक है, अरुण जोशी जो थे वो एक इंडियन राइटर थे, इंडियन ऑथर थे. द सिटी एंड द रिवर 1990 इज़ द फिफ्थ एंड द लास्ट नॉवल बाय हिम. तो अरुण जोशी के द्वारा बहुत सारे नॉवेल्स लिखे गए हैं, लेकिन जो उनका पांचवा और सबसे लास्ट वाला जो नॉवल था वो है द सिटी एंड द रिवर. ठीक है. एंड द 1990 इज़ द पब्लिकेशन डेट ऑफ दिस नॉवल. ही इज़ द विनर ऑफ साहित्य अकादमी अवार्ड. ओके. तो बिकॉज अरुण जोशी के जो वर्क्स होते थे वो काफ़ी वेरी फेमस होते थे. काफ़ी लोग पसंद करते थे उनको. तो अ, वो साहित्य अकादमी अवार्ड भी उनको वो साहित्य अकादमी अवार्ड से भी उन्हें नवाजा गया है. जीत चुके हैं वो. ठीक है. हिज नॉवेल्स आर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी. ठीक है. उनके जो नॉवल होते थे वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते थे, प्रभावित हो रहते थे एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी से. एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी मीन्स कुछ ऐसी मान्यताएं, कुछ ऐसे नियम या कुछ ऐसी बातें जिससे ह्यूमन के लाइफ के जो मीनिंग होती है उसके बारे में पता चलता है. ठीक है. उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में पता चलता है. मतलब ह्यूमन के लाइफ का मतलब क्या है, उसका उसकी उसको क्या करना चाहिए अपने अस्तित्व को या अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए. उस क्या रूल्स होने चाहिए, किस तरह से वो अपना डेवलपमेंट करे. इन सभी बातों के बारे में इनके नॉवेल्स में डील किया हुआ रहता था. इनके नॉवेल्स में काफ़ी ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं. ठीक है. हिज मेजर वर्क्स आर, इनके कुछ मुख्य जो राइटिंग्स हैं उनमें है. फर्स्ट है द स्ट्रेंज केस ऑफ बिल्ली विश्वास 1971. द अपेरेंटिस 1974. द लास्ट लेबरिंथ 1981. मेजर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ द नॉवेल आर. ठीक है. इस नॉवल के जो मेजर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं गाइज, इसके अलावा और भी कैरेक्टर्स होते हैं बट आई हैव रिटन ओनली द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स. ओके. सो जो पहला है वो है द ग्रैंड मास्टर. दूसरा गुरु योगेश्वरा. तीसरा द नेमलेस वन. चौथा भोमा, जो जिसे भूमिपुत्र भी कहा जा रहा है और ये एक टीचर है. पांचवा है धर्मा एंड शैलेजा. धर्मा की वाइफ है वो शैलेजा है, फ्यूचर वाइफ है. और और छठवां है वासु, ये एक जर्नलिस्ट होता है. ठीक है. सो नाउ लेट वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन. द मेन कंसर्न ऑफ द नोवेल इज स्ट्रगल फॉर सेल्फ आइडेंटिटी. ठीक है. गाइज, आई वांट टू टेल यू अ थिंग दैट ये जो नॉवल है ना, इसका एक समराइजेशन अगर हम करें तो इसके बहुत सारे मतलब निकलते हैं. जस्ट लाइक कि इससे हमें सेल्फ आइडेंटिटी में स्ट्रगल फॉर सेल्फ आइडेंटिटी के बारे में पता चलता है. ठीक है. दूसरा है फाइट बिटवीन पावर पावरफुल क्लास एंड पावरलेस क्लास. ठीक है. एंड द थर्ड कि इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से ह्यूमन जो है वो स्ट्रगल करता है अपनी एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए, या फिर अ, हम कह सकते हैं कि किस तरह से वो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए लड़ता है नेचर से या फिर सिस्टम से. और हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें नेचर के प्रति जो रेस्पेक्ट है, आदर जो होता है लोगों में, ये भी दिखाया गया है. ठीक है. तो इस नॉवल में इसका नॉवल का जो मतलब है ना, बहुत पढ़ने के बाद अनेक मतलब निकलते हैं. जैसे कि इसमें एक और मतलब निकलता है कि विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल. ठीक है. अच्छाई की जीत बुराई पर. ठीक है. ये भी एक मतलब निकलता है. तो इस नॉवल में अ, अ, कई मतलब इसके निकलते हैं. ठीक है. द योगेश्वरा नरेट्स द स्टोरी ऑफ द सिटी टू द नेमलेस वन. द स्टोरी इज इन फ्लैशबैक. तो यहाँ से नॉवल शुरू होता है और एक जो कैरेक्टर है योगेश्वरा वो नरेट्स द स्टोरी टू द सिटी टू ऑफ द सिटी टू द नेमलेस वन. ठीक है. नेमलेस वन एक डिसाइपल होता है, या तो हम कह सकते हैं कि
एक शिष्य है योगेश्वरा का, ठीक है, और योगेश्वरा जो है वो गुरु है, और वो नरेट कर रहे हैं। नरेट्स मतलब कि कहानी सुनाना, कहानी बतलाना, ठीक है। तो योगेश्वरा जो है वो नेमलेस वन को कहानी बतला रहे हैं, और ये जो कहानी है ना फ्लैशबैक में है। फ्लैशबैक मीन्स इट मीन्स पास्ट मेमोरीज आर एक्सप्रेस्ड, मतलब जो बातें जो पास्ट में हो चुकी हैं या जो बीत चुकी हैं उन सभी यादों को फिर से बतलाया जाता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं फ्लैशबैक। और ये स्टोरी जो है ना, ये जो नॉवल है, ये नॉवल में जो स्टोरी है ना वो एक फ्लैशबैक वाली स्टोरी को ही बतलाया गया है इसमें, ठीक है। नाउ लेट मूव ऑन। द ग्रेट सिटी ऑन द बैंक ऑफ द रिवर इज रूल्ड बाय ए टायरेनिकल ग्रैंड मास्टर, ठीक है। तो एक सिटी है, ठीक है, एक बहुत बड़ी सिटी है, और जिसके किनारे में जिसमें एक नदी है, ठीक है, ग्रेट रिवर है। और ये जो सिटी है ना वो उसको एक बहुत ही अत्याचारी निरंकुश राजा ग्रैंड मास्टर जिसका नाम है वो इसे रूल करता है। ही लिव्स इन ए वाइट डोम्ड पैलेस टॉप द सेवन हिल्स, ठीक है। तो क्या है ना वहाँ पे डिवीज़न किया हुआ है, उसमें बांटा हुआ है क्लासेस को, ठीक है। सबसे ऊपर वाले क्लास में जो वाइट पैलेस है वहाँ पे ग्रैंड मास्टर रहता है। नेक्स्ट इन रैंक कम्स द डोसाइल ब्रिक पीपल लिविंग इन ब्रिक कॉलोनीज, ठीक है। उसके बाद का जो रैंक है उसमें ब्रिक कॉलोनीज है, जिसमें मिडिल सॉरी डोसाइल ब्रिक पीपल उसमें रहते हैं, ठीक है। लोवेस्ट ऑफ ऑल द पुअर बॉटमैन, ठीक है ना। तो सेकंड में मिडिल क्लास लोग रहते हैं, और सबसे अंत में जो है ना, जो सबसे लोवेस्ट रैंक में आता है उसमें पुअर बोटमैन रहते हैं। बोटमैन्स मीन्स नाविक लोग, ठीक है, नाव जो नाव चलाते हैं। देयर इज़ अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द किंग एंड द बोटमैन, ठीक है। तो क्या होता है ना, बोटमैन और किंग के बीच में कन्फ्लिक्ट, एक लड़ाई चलते रहती है उनके बीच में। द मेजर रीजन ऑफ कन्फ्लिक्ट इज दैट बोटमैन रेस्पेक्ट एंड सैल्यूट ओनली द रिवर नॉट द किंग, ठीक है। तो इस कन्फ्लिक्ट का जो मेन रीज़न होता है ना, इस लड़ाई का जो मेन रीज़न होता है वो ये होता है ना कि जो बोटमैन होते हैं ना वो, अगर वो ना पूरी तरह से रिवर को ही अपना सब कुछ मानते हैं, अपनी माँ मानते हैं, ठीक है, उसी को अपना भगवान मानते हैं, उसी से वो प्रेम करते हैं। और जो राजा होता है उसका आदर वो लोग नहीं करते हैं। मतलब क्या है कि वो झुकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ नदी के सामने, अन्यथा राजा के सामने नहीं, ठीक है। तो यही एक बहुत बड़ा रीज़न होता है बोटमैन और किंग के बीच में जो कन्फ्लिक्ट होता है उसका। द कन्फ्लिक्ट बिकम्स वेरी डेंजरस द ग्रैंड मास्टर एंड एस्ट्रोलॉजर अनाउंसेस द ड्रैकोनियन ट्रिपल लॉ, ठीक है। तो ये कन्फ्लिक्ट दिन ब दिन बढ़ता जाता है, और एक दिन क्या होता है ना कि जो ग्रैंड मास्टर होता है वो अपने एस्ट्रोलॉजर के साथ मिलकर ड्रैकोनियन ट्रिपल लॉ लागू कर देता है, ताकि जो सिटी होता है वहाँ के लोगों को कंट्रोल किया जा सके, और अपना रूल जो है, अपना अस्तित्व जो उसमें बनाया जा सके, पूरी कंट्री को सिटी को कवर किया जा सके। तो ट्रिपल लॉ में फर्स्ट लॉ जो होता है वो कंप्लीट एलिजेंस का होता है। एलिजेंस मतलब क्या होता है कि मतलब पूरी तरह से राजा के प्रति समर्पित रहना, मतलब वो जो कुछ भी बोलेगा उसे मानना ही है, ठीक है। सेकंड है ओनली वन चाइल्ड टू अ मदर, ठीक है। एक पॉपुलेशन को घटाने के लिए वहाँ के लोगों को राजा ने ये रूल बनाया ताकि जो है वोटमैन्स की जनसंख्या कम की जाए। वहाँ पर सिर्फ एक माँ का सिर्फ एक ही चाइल्ड रहेगा। थर्ड रूल था रूथलेस पनिशमेंट फॉर डिसोबीडियंस, ठीक है। और जो कोई भी इन रूल्स को नहीं मानता है, या फिर जो राजा आदेश देता है उसको नहीं मानता है, तो उसे बहुत ही रूथलेसली पनिशमेंट किया जाएगा, ठीक है। ये तीन रूल बनाए उसने। द ग्रैंड मास्टर काउंसिल इज़ फुल ऑफ पावर हंग्री पीपल, ठीक है ना। जो ग्रैंड मास्टर के जो काउंसिल था, मतलब वहाँ के जो लोग थे वो काफ़ी हंग्री थे, पावर हंग्री लोग थे, ठीक है ना, पावर के भूखे थे। ऑन द अदर हैंड आर द रिवॉल्यूशनरी लीडर्स, ठीक है। और दूसरी तरफ कौन थे, रिवॉल्यूशनरी लीडर्स जो राजा के अगेंस्ट थे। भूमिपुत्र अ टीचर, ए प्रोफेसर, द वाइज ओल्ड हर्मिट ऑफ द माउंटेन एंड देयर डिसाइपल, ठीक है। तो रिवॉल्यूशनरी लीडर्स में कौन कौन आते हैं, तो भूमिपुत्र जिसे भूमा कहा गया है, ठीक है, वो एक टीचर है, एक प्रोफेसर भी है वहाँ पे, ए वाइज ओल्ड हर्मिट भी है, सन्यासी भी है, और माउंटेन में रहने वाले कुछ शिष्य, ठीक है, वहाँ पे रहने वाले कुछ अन्य लोग भी रिवॉल्यूशनरी मेंबर्स हैं। द ग्रैंड मास्टर नाउ फेसेस अपोजिशन नॉट ओनली फ्रॉम द पुअर पीपल बट ऑल्सो फ्रॉम द डोसाइल मिडिल क्लास, ठीक है। तो अब क्या होता है ना कि चूंकि कन्फ्लिक्ट तो दिन ब दिन बढ़ते रहता है, तो अब ग्रैंड मास्टर जो है ना वो पहले बोटमैन से उनसे आगे अगेंस्ट थे, बट नाउ जो मिडिल क्लास पीपल थे ना, जो ब्रिक कॉलोनी में रहते थे, वो भी इनके अगेंस्ट हो चुके थे। और इस मिडिल क्लास में कौन कौन से लोग आते थे, जैसे धर्माज ग्रैंडफादर, धर्माज फ्यूचर वाइफ शैलेजा एंड वाशु, ठीक है। ये लोग
मिडिल क्लास में आते थे और ये भी अब राजा के द किंग के ग्रैंड मास्टर के अगेंस्ट हो चुके थे। नाउ ब्लाइंडेड बाय एम्बिशन एंड एरोगेंस ही फुलिशली प्लान्स अ कंप्लीट, ठीक है। तो चूंकि राजा को बहुत गर्व था अपने पावर पे, तो अब वो क्या करता है ना, एरोगेंस में आके, और वो एम्बिशियस भी होता है काफ़ी, तो एरोगेंस में आके ना वो एक रूल और लागू कर देता है अपनी सिटी में, ठीक है। ऑपरेस्ड कर देता है लोगों को। टू टेक ओवर ऑफ द सिटी ऑन द डे ऑफ द फेस्टिवल ऑफ द रिवर, इट वाज इन द फॉर्म ऑफ नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस, ठीक है। तो फुलिशली वो क्या करता है ना, एक और रूल बना देता है। किस दिन बनाता है, तो जो फेस्टिवल ऑफ द रिवर होता है ना उस दिन, ठीक है। जो कि नाविक लोग फेस्टिवल मनाते हैं, एक कुछ कंपटीशन तरह का वो मनाते होंगे वो लोग। तो उस दिन ना ये एक रूल बना देता है। वो रूल कैसा होता है, जस्ट लाइक नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस, ठीक है। ये क्या होता है, ये रूल क्या होता है कि इसमें ना नॉन वायलेंट तरीके से, मतलब कोई भी किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा या इस ये सब से हटकर सामान्य रूप से जो रूल्स हैं उसके अगेंस्ट, यानी जो रूल्स है उसका विरोध करना, जो लग रहा है कि ह्यूमन के प्रति अच्छा नहीं है, ठीक है, उसके हित के लिए नहीं है, तो इस रूल के विरुद्ध होना, मतलब विरुद्ध होना ही नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस कहलाता है, ठीक है। द पीपल आर टेरराइज्ड इनटू स्वेरिंग एलिजेंस टू हिम, ठीक है। तो क्या हो रहा था कि ज़बरदस्ती लोगों को ना किंग के प्रति वो पूरी तरह से समर्पित हो जाएँ, ये उन पर ना दबाव बनाया जा रहा था, ज़बरदस्ती किया जा रहा था। सम बोटमैन एग्रीड टू टेक द प्लेस बट मास्टर भोमा टीचेस देम, ठीक है। बहुत सारे बोटमैन तो क्या होते हैं कि उन्हें लगने लगता है कि अब तो नहीं हो पाएगा, जीत नहीं पाएँगे, तो क्या करते हैं वो लोग, मान लेते हैं बात को, प्लेज़ लेने को तैयार हो जाते हैं, ठीक है, राजा के प्रति झुकने के लिए। लेकिन जो मास्टर भोमा होता है ना, वो उनको समझाता है, क्योंकि तो वो टीचर होता है। तो क्या है यहाँ पे, एक इंपॉर्टेंट कोटेशन है, व्हाट डज योर शॉल केयर इफ अ मैन इज पावरफुल एंड कमांड्स अ गन, गन्स कांट किल यू, ठीक है। कोटेशन में क्या बतलाया जा रहा है ना कि व्हाट डज योर सोल केयर, ठीक है, अपने सोल के बारे में, सोल के बारे में सुनो, अपनी सोल, अपनी आत्मा के बारे में सुनिए, अपनी आत्मा की सुनिए, ठीक है। क्या हुआ अगर कोई पावरफुल पर्सन आपको गन दिखाता है या गन से मारने की कोशिश करता है, तो गन्स कैन नॉट किल यू, गन आपको नहीं मार सकते हैं, ठीक है। मतलब उन्हें एक तरह से हम कह सकते हैं, तो उन्हें मोटिवेट करता था फाइट के लिए वो, ठीक है। फाइट फॉर योर सेल्फ, ठीक है, खुद के लिए लड़ना पड़ेगा, खुद के लिए लड़िए, ठीक है। ये टीच करता है बोटमैन को भोमा, ठीक है। ऑल्सो मास्टर भोमा इज किल्ड, ठीक है। अब क्या होता है ना, भोमा, मास्टर भोमा को भी मार दिया जाता है, क्यों, क्योंकि ही वॉज द लीडर ऑफ दिस रिवॉल्यूशन, ठीक है। एंड ऑल बोटमैन सरेंडर्ड टू द ग्रैंड मास्टर, ठीक है। अब क्या होता है ना कि भोमा को मार दिया जाता है, तो बोटमैन है ना अब पूरी तरह से हार चुके होते हैं। क्यों हार जाते हैं, क्योंकि देयर बोज एंड एरोज आर नो मैच फॉर आर्म्ड टैंक एंड लेजर गन्स, ठीक है। क्योंकि बोटमैन्स के पास तो बोज और एरोज होते हैं, ठीक है, वो फेंक फेंक के मारते हैं ना कुछ हथियार, जो वो सारे थे। लेकिन जो किंग था, ग्रैंड मास्टर था, वो तो काफ़ी रिच था, उनके पास क्या था, आर्म टैंक्स थे, लेज़र गन्स थे। तो ये कंपैरेटिवली जो बोटमैन थे वो वीक हो चुके थे, अपनी हार वो स्वीकार कर चुके थे अब, क्योंकि उनके पास लड़ने के लिए कोई वैसा था नहीं कुछ भी। नाउ ए राफ्ट राइजेस फ्रॉम द रिवर एंड कैरीज द चाइल्ड ऑफ द फर्स्ट बोटमैन एंड द सिटीज हॉरोस्कोप टू द अबोर्ड ऑफ योगेश्वरा, ठीक है। अब क्या होता है ना कि एक रैफ्ट, रैफ्ट मीन्स क्या होता है कि एक बाँस का बना हुआ एक पानी में तैरने के लिए एक बनाया जाता है बाँस से, ठीक है? उसी को बोलते हैं रैफ्ट। तो एक रैफ्ट बहता हुआ आता है और उसमें ना एक चाइल्ड होता है, और वो बच्चा ना किसी बोटमैन का ही होता है, ठीक है? और जो सिटी की जो कुंडली होती है, ठीक है? वो भी उसमें रखी हुई रहती है, और वो ना बहते हुए योगेश्वरा जो होता है उसके, जो वहाँ जो योगेश्वरा था जहाँ रहता है ना, वहाँ पे ये रैफ्ट और वो चाइल्ड और हॉरोस्कोप तीनों, मतलब उस रैफ्ट से होते हुए बहते बहते योगेश्वरा के पास पहुँच जाते हैं। द रिवर फ्लूट्स द सिटी, ठीक है। अब क्या होता है ना कि जो सिटी होता है ना वो पूरी तरह से तहस नहस हो चुका होता है, ठीक है। पानी काफ़ी लेवल बढ़ जाता है वहाँ पे वाटर का। द सेवन हिल्स क्रम्बल्ड, ठीक है। सेवन हिल्स पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, रिड्यूम्ड कर दिया जाता है उसको, हो जाता है। इट रेन्स फॉर 7 days एंड 7 nights एंड द सिटी डिसअपियर ऑन द 8th day द सन राइजेस, ठीक है। तो लगातार 7 दिन के लिए और 7 रात के लिए काफ़ी भयानक वर्षा होती है, और
सिटी पूरी तरह से तहस-नहस हो जाती है, डूब जाती है और 8वें दिन में जाकर के फिर सूरज उगता है। एक नए समय की शुरुआत होती है, एक नया सूरज फिर से उगता है। नाउ लेट यू मूव टू द एंड टू कंक्लूड द नॉवल सजेस्ट, ठीक है, नॉवल सजेस्ट करता है, बतलाता है दैट द ruin ऑफ द सिटी और सोसाइटी कैन बी डन, ठीक है, किसी भी समाज या शहर को बर्बाद किया जा सकता है इफ़ इट इज़ लेड बाय सेल्फिशनेस, करप्शन एंड एविल पावर, ठीक है, अगर ये स्वार्थ, भ्रष्टाचार और बुरी शक्तियों से चले, ठीक है, बुरी शक्तियाँ हों तो एक सोसाइटी या सिटी का सर्वनाश हो सकता है। जोशी skillfully elimined द मेजर कंसर्न ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म, ठीक है, तो इस नॉवल के थ्रू जो अरुण जोशी हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से ना हाईलाइट किया है मेजर थीम्स या हम कह सकते हैं कंसर्न ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म, जो हमने पहले पढ़ा कि जिसमें ह्यूमन के एग्जिस्टेंस यानी मीनिंग ऑफ लाइफ के बारे में बात हो, फ्रस्ट्रेशन मतलब कि एंग्री, ठीक है, गुस्से की बात हो, डिसइंटीग्रेशन मतलब कि समाज को तोड़ने की बात हो, ठीक है, क्रुएलिटी मतलब क्रूरता, रॉन्ग बिहेव, ठीक है, एंड सेंस ऑफ अलाइनेशन, ठीक है, अलगाव की भावना थ्रू द नॉवल, ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि कुछ जो कंसर्न है वो किस तरह से इस नॉवल में बहुत ही अच्छी तरह से अरुण जोशी ने इस नॉवल के थ्रू उन्होंने बतलाया है, ठीक है। सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट द नॉवल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।